हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लोग को क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। जो बच्चे भी नए बच्चे हमसे ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में से क्वेश्चन को सारी क्लासेस देख सकते हैं और उन सब की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और आपने बच्चों से कहा कक्षा 2 के कि आप 35 लिखिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 305 लिख दिया। तो कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। कह रहे हैं ये बताकर कि ये गलत है। बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं चलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कहना कि आप गलत हैं, आपने ये गलती की है, ऐसा कुछ भी एनसीएफ मना करता है। कहता है श्याम पट पर सही उत्तर लिखेंगे। भाई, श्याम पट पर सही उत्तर लिखने से बच्चे सीख थोड़ी ना जाएंगे, सिर्फ उत्तर उतार लेंगे। समझ का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। कहता है उनको अपनी कॉपी में 10 बार लिखने के लिए बार बार प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, उन्हें समझाएंगे भी तो उन्हें मूर्त पदार्थ के से विनिमय नियम समझाएंगे। क्या समझाएंगे? विनिमय नियम समझाएंगे, है ना। यानी इससे होगा क्या, क्योंकि विनिमय नियम से क्या होता है, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक सभी पदार्थों को समझाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 47 की ओर। कहता है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, जिसे हम मानचित्र भी बोल सकते हैं, के कौन से पहलू विद्यमान है। कहता है कि मानचित्र का अर्थापन करना, बिल्कुल ठीक है। बिना पैमाने वाले आलेख होना चाहिए और संकेतों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। ये अभी छोटे बच्चों के लिए पैमाने के अनुसार आलेख खींचना ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस को मापना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है, तो डी इसमें है और इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी और सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। कहता है पूर्णांक नहीं है, चौपड़ नहीं है जिसे हम टाइलिंग बोलते हैं, अनुमान लगाना या सममिति। ठीक है, देखो चौपड़ भी है, सममिति भी है, अनुमान लगाना भी है, लेकिन हमारा पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं ये हमारा प्राथमिक कक्षा में नहीं है। ठीक है, यानी कि 48 का ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहता है कि संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप। ठीक, कहता है भिन्न स्थानीय मान, आयतन, संख्या बोध, प्रतिरूप, आयतन, संख्या बोध, चौपड़, टाइलिंग और स्थानीय मान। देखो शब्द आयतन हो गया और स्थानीय मान हो गया, तो इसका इस्तेमाल हमारा प्राथमिक कक्षा में नहीं किया जाता, क्योंकि कह रहा है मानक का प्रयोग निम्नलिखित में से। तो मानक का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है, तो मानक का प्रयोग संख्या को समझने के लिए। जहाँ जहाँ आपको स्थानीय मान देखिए, आयतन देखिए, वहाँ पर काट दीजिए। आयतन आ गया, है ना, स्थानीय मान आ गया। तो जो मानक का इस्तेमाल है वो संख्या का बोध, भिन्न और प्रतिरूप को समझने के लिए किया जाता है ना। इन्हें क्या होता है, अचर या चर मानकों में अभिव्यक्त किया जाता है, चर या अचर मानकों में। लेकिन स्थानीय मान और आयतन को चर और अचर मानकों में अभिव्यक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कहता है कि समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वाले यानी कि जो अधिगमकर्ता हुआ के प्रदर्शन पर होता है। देखो समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक होता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जेंडर वाइज को शो कर रहा है। कह रहा है लड़के लड़कियों से लड़के जो होते हैं समस्या समाधान कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती। तो ऐसा थोड़ी ना है, लड़कियां भी वही कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। कहता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं वो गणित कठिन लगता है उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कठिन नहीं लगता है, क्योंकि विषय जो है गणित सभी के लिए समान है और सभी को सरल लगता है। तो बचा क्या ऑप्शन आपका सी, यानी कि अध्यापक के जो विचार होते हैं उसका प्रभाव यानी कि अधिगमकर्ता पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। ठीक है, कहता है कि अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। खाली प्रश्न देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। बिल्कुल, जब विद्यार्थी सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें वो खुद इन्वॉल्व होंगे, यानी कि खुद वो एक्टिव रहेंगे। तो ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है मुझे, और हो भी सकता है। ठीक है, कहता है कि कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, ये भी हो सकता है। कहता है कि कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना, ये भी हो सकता है। अब आप ये बताएं कि तीन ऑप्शन थोड़ी ना लगाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब हम कह रहे हैं क्या, देखो, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि जब वो आंकड़े इकट्ठा किससे करेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ से पकड़ना है कि आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। आंकड़ों का इकट्ठा विचार विमर्श से तो नहीं करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा प्रश्नोत्तरी से तो नहीं करेंगे, क्विज हो रहा है। तो आंकड़े किससे इकट्ठा करेंगे, जब वो खुद सर्वेक्षण करेंगे। जब सर्वेक्षण करने जाएंगे तो एक कॉपी पेन भी रखा होगा उनके पास, वहाँ से आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। देखो, मैंने बताया था कि सीटेट के में कंठस्थ करना आ जाए, केवल शब्द आ जाए, सिर्फ आ जाए, याद करना आ जाए, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव ऑप्शन होते हैं, बेझिझक काट दीजिए। कहता है अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना। देखो, केवल कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। मैंने बताया था आप लोगों को, जो बच्चों की गलतियां होती हैं, अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, वरीयता देना है। ऑप्शन 3 हो सकता है। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रिया को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को वरीयता देना है ना, उसे कार्य में इन्वॉल्व करना है, ना ही कि हतोत्साहित करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर। और कहता है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में भी, कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग वहाँ पर सर्किल बना लीजिए, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। होता क्या है कि ऑप्शन ठीक लगता है, आप लगा देते हैं, सही वाला जो पॉजिटिव ऑप्शन देखा आपने लगा दिया, आपने सोचा ये ठीक होगा, आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं कि वो नेगेटिव वाला पूछ रहा था। तो इस बात का बेहद तरीके से आपको ध्यान रखना है। कहता है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। कहता है कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन दृश्यकरण सम्मिलित है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। ठीक है, देखो, गणित जो है वास्तविक संसार से जुड़ा है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। गणित में अमूर्तीकरण होता है, बिल्कुल, मानस दर्शन दृश्यकरण ये सब कुछ होता है। कहता है गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित होती है, बिल्कुल। प्रतिरूप अभी चौपड़ पीछे मैं बता के आया हूँ ऑप्शन में। तो क्या नहीं होता है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। कह रहा है सीमित है, भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, सीमित थोड़ी ना, संख्याओं तक ही सीमित होगा, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है गणित में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम द्विक स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। देखो, फिर से नेगेटिव ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कह रहा है उपयुक्त नहीं है, तो नहीं वाला ढूंढना है आपको। कहता है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी परिकलन करना। दूसरा कहता है ऑप्शन कि इसकी कल्पना करना कि दी गई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज़ का टुकड़ा जैसा दिखाई देगा। कहता है निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य में सुमेलन करना। ठीक है, देखो, कहता है कि नीचे से स्टार्ट करते हैं। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य में सुमेलन करना। ठीक है, निर्देश देना कि विद्यालय में से घर कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल। इसकी कल्पना करना कि दी गई रेखाओं पर मोड़ने से कागज़ का टुकड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी परिकलन करना। देखो, परिकलन आगे मैंने बताया था, कलन विधि आ जाए, परिकलन आ जाए, ये सब क्या होता है, निगेटिव ऑप्शन होता है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि त्रिविम जो होता है आपका द्विक स्थान समझ को विकसित करने के लिए भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी परिकलन करना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि त्रिविम जो होते हैं आभासी होते हैं। क्या होते हैं, आभासी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से देखो, निगेटिव क्वेश्चन है आपका।
कहता है कि नहीं है। कहता है विद्यार्थी को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें, बिल्कुल याद ना करें, खोज करें, ये ठीक है। अगर याद होता तो काट देते। कहता है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफल के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो गलत लग रहा है मुझे। फिलहाल नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि पहले नहीं पढ़ाना चाहिए। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रेड पेपर, बिल्कुल ग्रेड पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। कहता है कि क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना, टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कहता है कि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफलों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक छात्रों को क्षेत्र का अनुमान ही नहीं होगा, वे उसको ठीक से माप ही नहीं पाएंगे। भाई पहले तो अनुमान लगाएगा ना क्षेत्र का, तभी तो माप पाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफलों के अनुमान से पहले पढ़ा देना चाहिए। भैया पहले नहीं पढ़ाना चाहिए, बाद में पढ़ाना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए, यानी कि खुला अंत वाला, जिसमें सृजनात्मकता लगे हमारी और एक से अधिक उत्तर मिलने की संभावना हो। एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर क्यूब होगा यहाँ पर, चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर 8 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। देखिए केवल ऊंचाई निकालना है हमें, बंदल वाला है ये नहीं होगा। एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। केवल एक एक तो बताना है, लंबाई बताना, ये भी बंदल वाला है। कहता है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? ये खुला अंत वाला हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो आप कहते हो सर यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसने बोल रखा है कि ये इसकी 1/4 है, 2/4 है। अब लंबाई ज़्यादा हो सकती है तो चौड़ाई कम हो सकती है, क्षेत्रफल इतना निकल जाएगा। चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, लंबाई कम हो सकती है, क्षेत्रफल इतना निकल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कहता है एक बड़े 33-60 मीटर वाले खेत में 480 मीटर क्षेत्र वाले कितने आयतन भूखंड आ सकते हैं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कितने आ सकते हैं। अब इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अगर कुछ बच्चे चाहें तो ये वाला भी ऑप्शन लगा सकते हैं, कहेंगे सर कि ये भी तो हो सकता है, अभी हमें पता थोड़ा ना कितने आ सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8। कहता है कि गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं वाला आ गया। कहता है कि गुणन का गठन योग की अवधारणा से हुआ है, बिल्कुल गुणा योग से हुआ है। भाग व्याकरण यानी कि घटाव से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं से हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भिन्नों का गठन जो है आपका दशमलव से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर पर कहता है कि प्रतिदिन की अवधारणाओं की कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, हस्तक्षेप होना चाहिए। स्तर पर केवल आधे चौड़े ये नहीं होना चाहिए। भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बिल्कुल विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित करेंगे। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं, ये अभी से अंश और हर बच्चों को नहीं पढ़ानी है। आज के सेशन का लास्ट कुछ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप देखें। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के सारांश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? फिर नहीं आ गया, देखो, ठीक है। कहता है कि अवधारणाओं की समझ में आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल देना है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, कह रहे का ही अनुकरण करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए, यही गलत है, यही आपका ऑप्शन हो सकता है। कहता है कि विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल उनकी रुचि के अनुसार ही उनको चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।